কমিউনিস্ট পার্টি ইন্ডিয়া সিপিআই এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড ডি রাজা, এছাড়াও মনোজ ভট্টাচার্য, জয় হিন্দ সিং সহ বামফ্রন্টের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ, রাজকুমার রুই দাস, উলুবেড়িয়া থেকে এসছে রাজকুমার রুই দাস। তোমাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, তুমি যদি আমাদের কথা শুনতে পাও তাহলে মঞ্চের পিছনে এসে আমাদের যে ভলেন্টিয়ার্স ক্যাম্প আছে সেখানে যোগাযোগ করো। রাজকুমার রুই দাস উলুবেড়িয়া থেকে এসছে। আমরা কমরেড কনিনিকা বোস, দেবলীনা হেমব্রম, কমরেড শ্যামশ্রী দাস, কমরেড অপর্ণা বিশ্বাস, কমরেড সর্বাণী ভট্টাচার্য ও ডক্টর খালিফা বেগমকে আহ্বান করবো আপনারা যেখানেই থাকুন আমাদের মঞ্চে আসুন, আমাদের মঞ্চে এসে নিজের আসন গ্রহণ করুন। কমরেড কনিনিকা ঘোষ, কমরেড দেবলীনা হেমব্রম, কমরেড শ্যামশ্রী দাস, কমরেড অপর্ণা বিশ্বাস, কমরেড সর্বাণী ভট্টাচার্য, কমরেড খালিফা বেগম। ভালো ভিড় আছে, ওটাই ভাবছিলাম যে আজকে মিটিং ছিল মরাহাতির দাম আলে বাড়ি কিস্তি মারবে, সবাই তো বছর মরে গেছে, সেই মরাহাতির দাম লাখ টাকা। ভালো লোক মানে দূর থেকে মজচ্ছে ছাড়লে আওয়াজটা মনে হচ্ছে। আপনাদের অনুমতি নিয়ে আমাদের সবার কাজ শুরু হবে। তার আগে স্বাভাবিক নিয়ম মতো সভা পরিচালনা করার দায়িত্ব একজনকে দিতে হয়। আমি বামফ্রন্টের চেয়ারম্যান শ্রী বিমান বোস মহাশয়কে আজকের এই সভা পরিচালনা করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। আশা করি তিনি সেই অনুরোধ রাখবেন। আমি এই প্রস্তাব সর্বান্তকরণের সমর্থন করছি। বন্ধুগণ, আমাদের সবার কাজ শুরু করতে হবে আপনাদের সময় মতো ফিরে যাওয়ার জন্য। তাই আমাদের ঘোষিত সময় তাও উত্তীর্ণ হয়েছে কয়েক মিনিট। আমরা আমাদের সবার কাজ শুরু করছি। শুরুতেই আপনাদের সবাইকে অভিনন্দন জানাই। অভিনন্দন, কারণ আপনারা অনেকে গতকাল এসছেন, আজকে সকালে এসছেন, কেউ তার আগের দিন রাত্রিবেলাও এসছেন, এখনো আসছেন। আরো অনেক মানুষ আসবেন। এই ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে কোনো জায়গা থাকবে না যেখানে মানুষ নেই। তাই আমি আজকের যে সমাবেশ, এই সমাবেশ একদিক থেকে অভূতপূর্ব। এই সমাবেশে বামপন্থীরা আছে, এই সমাবেশে জাতীয় কংগ্রেস আছে, এই সমাবেশে ইন্ডিয়ান সেকুলার ফ্রন্ট আছে। So Mr. Modi is desperate, Amit Shah is desperate, and Modi बार-बार बोल रहा, क्या बोल रहा? वेल्थ क्रिएटर्स, कौन है वेल्थ क्रिएटर्स? हमारा देश का किसान वेल्थ क्रिएटर्स, हमारा देश का खेत मजदूर वेल्थ क्रिएटर्स, हमारा देश का अंदर क्या ने बोला रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सन्मति दे भगवान। If Mahatma Gandhi is with us today, he will say,
सबको सन्मति नहीं चाहिए भगवान। हमारा लोग अच्छा लोग है, हमारा लोग हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, जैन हो, एक परिवार है, एक साथ है। सबको सन्मति नहीं चाहिए भगवान। सिर्फ 3 आदमी को सन्मति चाहिए। एक आदमी नरेंद्र मोदी है, दूसरा आदमी अमित शाह है, थर्ड आदमी आरएसएस का चीफ मोहन भागवत है। ये 3 लोग काम जमीन जिंदगी की सुरक्षा वो है जनहित। तो इसलिए ये नारा हमें रखना चाहिए, ना लूटपाट की सरकार, ना जात पात की सरकार, बंगाल आवाम की पुकार, जनहित की सरकार। तो मैं पहले ये 3 लाइन मैं पढ़ूंगा, जनहित की सरकार की आवाज आप लगाओगे मेरे बोलने के बाद। ना लूटपाट की सरकार, ना जात पात की सरकार, बंगाल आवाम का पुकार, जनहित का सरकार। ये जनहित की सरकार आप और हम मिलकर लगाएंगे इसको। ना लूटपाट की सरकार, ना जात पात की सरकार, बंगाल आवाम का पुकार, जनहित का सरकार। और ये जनहित का सरकार के लिए आज जो है हम तैयार रहे। ये है हमारे सामने चुनौती, ये है हमारे सामने आज के दिन एक राजनीतिक लड़ाई। इस राजनीतिक लड़ाई में बिना जीत हासिल किए, जहां से ब्रिटिश हुकूमत की शुरुआत हुई है आपके प्लासी से बंगाल में, उस तरीके से फिर दोबारा एक किस्म की एक गुलामी की हुकूमत इस सांप्रदायिक फिरका परस्ती ताकतों का यहां से शुरू ना हो, ये नहीं होने देंगे। इसलिए बहुत कुछ धर्म का नाम, भगवान का नाम ले लेते हैं। आखिरी में एक ही बात कहूं मैं, ये कलयुग का जमाना है। कलयुग में कहा जाता है सब कुछ उल्टा होता है। पहले युग में आते थे, सुनते हैं वो कहानियों में है, पौराणिक कहानियों में, कि भगवान आते थे कि असत्य को खत्म करना और सत्य को बरकरार रखना। इसलिए प्रहलाद को बचाना और उनके राक्षस बाप को मारने के लिए आपके लक्ष्मी नरसिम्हा अवतार में आते हैं। आधा जानवर आधा इंसान, और आधा जानवर आधा इंसान के रूप में आकर वो जो है हिरण्यकश्यप को मारते हैं। लेकिन कलयुग में सब उल्टा होता है। आज के अवतार जो आ रहे हैं वो असत्य को बचाने के लिए और सत्य को और इंसानियत को और ईमान को, उसको जो है खत्म करने के लिए आज के ये अवतार आए हुए हैं। सो कलयुग के अवतार से हमें बचना है, कलयुग के अवतारों को हमें हराना है, और तभी जो है ये जनहित की सरकार बंगाल में आ सकती है। तो उसके लिए आप सब लोग साथ तैयार रहिए, क्योंकि इतना व्यापक ये संयुक्त मोर्चा शायद बंगाल में आज तक इस तरीके से कभी नहीं बनी। हम स्वागत करते हैं हमारे सभी साथियों को, इंडियन सेक्युलर फ्रंट को, कांग्रेस के साथ तो पहले भी चलते रहे, वाम मोर्चे के सभी पार्टियों को, और बाकी जितने भी पार्टियां भी आए हैं, वाम मोर्चे की तरफ से, सीपीआईएम की तरफ से, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से, आप सबको हमारा स्वागत। और सब मिलकर आज बंगाल को बचाएं, ताकि कल को भारत को बचाएं और आने वाले कल को एक बेहतर भारत और बेहतर बंगाल का निर्माण करें। तो इसलिए आइए हम सब लोग मिलकर ये आवाज लगाइए आज कि हमें चाहिए इंकलाब जिंदाबाद, बंगाल में परिवर्तन, जनहित का सरकार। और इस सरकार के लिए हम लोग सब एक वादा करेंगे इस बार, यहाँ पे 10 लाखों से ज्यादा लोग जो है ये सब वोट पड़ेगा। कोई भी इसको अटकाने की कोशिश करेगा, उनको अभी से चेतावनी देनी है हम सबको, हमारा वोट कोई नहीं रोक सकता। इस बार हमारा वोट पड़ेगा, भाजपा और तृणमूल हारेगा। क्या बोलिए जोर से, वोट पड़ेगा कि नहीं? अरे हमें ही नहीं सुनाई दे रहा, जो जोर से बोलिए, वोट पड़ेगा कि नहीं? चलिए हम इस बार एक जनहित की सरकार बनाए बंगाल में। आप सबको शुक्रिया, मेरी आदाब और इंकलाब जिंदाबाद। कांग्रेस सीताराम येचुरी को बहुत सारी शुक्रिया। हम एक स्लोगन लगाते हैं कि जब जब जुल्मी जुल्म करेगा
से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। आज ब्रिगेड में जो लोग आए हैं वो उस इनकलाब के नारे को लेके अगले 2021 साल में हम ऐसा सरकार बनाएंगे जो आपकी और हमारी इस देश की जो छात्र युवा नौजवान है उसकी भविष्य के लिए, उसकी रोजगार, उसकी शिक्षा के लिए काम करेगा। 2021 সালে আমরা এমন একটা সরকার বানাবো যারা আমার আপনার এই পশ্চিমবঙ্গের ছাত্র যুব শিক্ষা কর্মসংস্থানের জন্য কাজ করবে। কমরেড মহিদুল ইসলাম মিত্তার কসম, কমরেড মহিদুল ইসলাম মিত্তার কসম, আগামী 2021 সালে তার রক্তের বদলা আমরা নেব। জনতার সরকার তৈরি হবে, আমাদের সরকার তৈরি হবে। সেই সরকারের জন্য আমার আপনার কথা বলার জন্য আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছেন কমিউনিস্ট পার্টি অফ ইন্ডিয়া সিপিআই এর জেনারেল সেক্রেটারি কমরেড ডি রাজা, ফরমার এমপি। আমি আহ্বান জানাবো তাকে এখানে আসতে এবং নিজের কথা বলতে। আই রিকোয়েস্ট কমরেড ডি রাজা টু কাম হিয়ার এন্ড এক্সপ্রেস হিজ সলিডারিটি। Respected leaders of the left parties, respected leaders of the चुनाव जब आ चुके हैं, चुनाव जब आ चुके हैं और कोड ऑफ कॉन्डक्ट लागू होने वाला है 24 घंटों में, उस समय ये अनाउंसमेंट करने का मतलब क्या है? रिश्वत दे रहे हो? अरे भाई, हम लोग ऐसे लोग हैं संयुक्त मोर्चा के जिनके पास ईमान है, जिनके पास इंसानियत है, और इंसानियत और ईमान कभी नहीं बिक सकती, हम बिकने नहीं देंगे। हम जो है हमारे बंगाल की इज्जत के लिए, ईमान के लिए और इंसानियत के लिए हम खड़े रहेंगे। लेकिन आज ये अगर सोचते हैं कि पॉलिटिक्स ही एक सौदागिरी, एक सौदेबाजी है, और उस तरीके से ये लूटपाट की सरकारें जो चल रही है, और भाजपा को ही देख लीजिए, मोदी साहब को कैसे कानून ले आए, कहीं पर इलेक्ट्रल बॉन्ड के नाम पर लाखों लाखों करोड़ों रुपए वो इकट्ठा कर रहे हैं, और भाजपा को कौन दे रहा है ये पैसा, इसका कोई हिसाब नहीं। कोई पूछ नहीं सकता सवाल ये पैसा आ कहां से रहा। और दूसरी ओर से वो जो है अपने निजी फंड में, प्राइवेट फंड में कोरोना के नाम पर कि कोरोना से लड़ेंगे, उसके नाम पर एक निजी फंड खोल रखा है प्रधानमंत्री महोदय। वहां भी लाखों करोड़ों रुपए इकट्ठा हो रहे हैं, और लाखों करोड़ों रुपए इकट्ठा करने के लिए किसके लिए? जब चुनाव का समय आता है, राजनीति को एक बिकाऊ माल, एक सौदागिरी के रूप में सौदेबाजी के लिए वो उतारने की कोशिश। और यहाँ पर बंगाल में शारदा नारदा वो लूटपाट हमने देख चुकी है। ये दोनों लूटपाट के सवाल पर एक ही सिक्के के दो पहलू है, भाजपा और तृणमूल। आज ये लूटपाल के सवाल को लेकर पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, अभी अधीर बाबू से सुना आपने, और ये पेट्रोल के दाम बढ़ा दी तो आज हमारे किसान ने तय किया कि दूध के दाम बढ़ा देंगे, और दूध के दाम बढ़ा देंगे तो आम मेहनतकश लोगों के ऊपर, हम सबके ऊपर कितना आर्थिक बोझ बढ़ेगा। और इस सब के लिए जिम्मेदार कौन? केंद्र सरकार और उसकी नीतियां। तो आज हमें राहत चाहिए, और ये भ्रष्टाचार के खिलाफ बात उठाते हैं। अब अपने नाम से एक क्रिकेट स्टेडियम बना लिया मोदी साहब ने गुजरात में, और वो क्रिकेट स्टेडियम के दोनों किनारे किसके किसके है? एक है अदानी एंड, एक है अंबानी एंड। और ये दोनों मिलकर अमित शाह साहब के सुपुत्र वंशवाद के खिलाफ बोलते हैं। अमित शाह साहब के सुपुत्र जी जय शाह, वो जो है वहां के क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष है, और ये भ्रष्टाचार में डूबे हुए ये है ये लोग। तो आज के दिन आप 8 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा कर्जा जो दिया अपने दोस्तों को, अमीर दोस्तों को, कॉर्पोरेटों को, उसको आपने माफ कर दिया। एक गरीब किसान 2000-3000 जब वो कर्जा लेता है बैंक से, वो नहीं लौटाता है तो उसका जमीन, उसका पशु, उन सबको जो है आप कब्जे में ले लेते हैं। ये उसूल है गरीब के लिए, और अमीर के लिए खुला छूट है लूटने के लिए देश की व्यवस्था। पूरे हमारे पब्लिक सेक्टर की निजीकरण हो रही है, उसको बेचा जा रहा है, पूरी व्यवस्था को बेचा जा रहा है। और कितने वादे किए हैं, बुलेट ट्रेन देंगे, 15 लाख रुपए देंगे आप सबको,
इतने करोड़ों रुपए जो है बैंक अकाउंट में जमा होंगे। हर साल 2 करोड़ नए नौकरियों की सृष्टि होगी, यानी अब तक 12 करोड़ नए नौकरियों की सृष्टि होनी चाहिए। हालत क्या है? हालत क्या है हमारे नौजवानों का? वो भटक रहे इधर से उधर नौकरी की तलाश में। बेरोजगारी बहुत बड़ी पैमाने पर गिर चुकी है देश में। जिंदा रहने के लिए कोई राहत नहीं हमारे नौजवानों को। और वो नौजवानों की ऊर्जा जो है हमारे देश को एक बेहतर भारत बनाने की जगह, वो सब जो है आज वेस्ट किया जा रहा है मोदी सरकार की नीतियों के चलते हुए। तो आज सवाल है बेरोजगार का, आज सवाल है ये महंगाई का, आज सवाल है हमारे रोजमर्रा जिंदगी का, आज सवाल है ये कोरोना से पीड़ित जनता के लिए जो राहत के नाम पर करोड़ों लाखों करोड़ों रुपए आप इकट्ठा किए हो, उस सब का हिसाब दिखाओ और क्या कितना आपने किस पर खर्च किया। इस सब का नहीं, भड़के मारते हैं, नारे देते हैं और सब खोखला नारे, एक भी जो है नारा वहां पे लागू आज तक नहीं हुआ। तो इसलिए आज ये लूटपाट की जो सरकारें हैं भाजपा और तृणमूल का, और दूसरी ओर से ये जात पात के नाम, अबे हिंदू मुसलमान के बीच में दरार पैदा करके अपनी राजनीति करते करते, और ये भी कहते हो हमारे देश के लिए, ये कहते हो हम के लिए। ये हम का मतलब क्या होता है कई बार बोल चुका हूं मैं, लेकिन मेरे नसों में जब तक खून बहता रहेगा ये हर बार दोहराऊंगा इस बात को। हम माने अपने हिंदुस्तान में, हम का मतलब है हिंदू का ह और मुसलमान का माँ, ये दोनों जब जुड़ता है तभी हम बनता है, तभी भारत बनता है, तभी हिंदुस्तान बनता है। और उसको तोड़ने की जो कोशिश की जा रही है उसको हम नाकाम करेंगे, ना होने देंगे। वो देशद्रोही है। तो उससे जो है हमें उसको बंद करना होगा। तो हमें आज चाहिए ना लूटपाट की सरकार, ना जात पात की सरकार, ना लूटपाट की सरकार, ना जात पात की सरकार। जब ये बात हम कहते हैं तो दिल्ली से जब हम आ रहे थे कई सारे लोग वहां पर ये पूछ रहे थे कि भाई अगर त्रिशंकु को असेंबली आ जाएगी, यानी किसी को मेजोरिटी नहीं आ जाएगी, तो आप तो कहते हो भाजपा को रोकना है, तो आपका क्या रुझान है? तो मैं बोला त्रिशंकु अगर कोई असेंबली आ जाएगी तो हमसे क्यों पूछ रहे हो भाई? आपके मुख्यमंत्री जी से पूछो। कितने बार पिछले 10 सालों में 15 सालों में कितने बार भाजपा के साथ समझौता कर चुकी थी? कितने बार केंद्र में मंत्री रही भाजपा की सरकारों में? कितने बार भाजपा के साथ मिलकर यहाँ पर चुनाव लड़ी? और कितने बार भाजपा को यहाँ पर बंगाल में आने के लिए सहूलत किसने दिया? वो यही तृणमूल कांग्रेस ने दिया। तो सवाल ये नहीं कि हम क्या करेंगे अगर त्रिशंकु हो जाएगी, सवाल यह है कि तृणमूल और मुख्यमंत्री क्या करेगी अगर त्रिशंकु हो जाए। अपनी कुर्सी संभालने के लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए फिर दोबारा एक और बार भाजपा के साथ समझौता करेंगे तो आश्चर्य मत होना आप लोग, क्योंकि वही उनका चरित्र है, भाजपा के साथ समझौता का चरित्र, और वही जो है वो करने के लिए आज भी वो संभावना है। तो इसलिए इस खतरे से हमें बचना और एक धर्म को दूसरे धर्म के साथ लड़ाना, एक भाई को दूसरे भाई के साथ मरवाना, एक हमारी बहन अपनी बहन की इज्जत लुटवाना और हिंसा और नफरत के आधार पर इस तरीके की वातावरण, एक इंसानियत को ही खत्म करने की वातावरण की पैदाइशी जो की है, ये सांप्रदायिक ताकतें, ये फिरका परस्ती ताकतें, इनको जो है दरकिनार किए बिना इस हिंदुस्तान को, इस भारत को हम नहीं बचा पाएंगे। এই মানুষগুলোকে বাংলার দায়িত্ব নিতেই হবে। এবার মঞ্চে বক্তব্য রাখছেন আমাদের সবার প্রিয় সিপিএম পার্টির সর্বভারতীয় সম্পাদক কমরেড সীতারাম ইয়েচুরি। এই নেতৃত্বকে যারা এখানে উপস্থিত আছেন, সভার সভাপতি বিমান বসু, সীতারাম ইয়েচুরি, সূর্যকান্ত মিত্র, মোহাম্মদ সেলিম,
সাথে এগোবো, বাংলাকে রক্ষা করব, দেশকে রক্ষা করব, গরিব মানুষের স্বার্থকে রক্ষা করব। বিশ্বাস যে আমরা পারবো। আজকে যে ব্রিগেড সমাবেশ হচ্ছে, এই সমাবেশ থেকে আমাদের আশ্বস্ত হওয়ার কারণ রয়েছে। আমরা আশ্বস্ত বোধ করছি। এত বড় সমাবেশ অতীতে কোনোদিন হয়নি, বিমানটা বলেছে এত বড় সমাবেশ অতীতে কোনোদিন হয়নি। এই যে মহাসমাবেশ, এই যে ঐতিহাসিক সমাবেশ, এই সমাবেশকে আওয়াজ তুলুন যে বিকল্পের সন্ধান করতে হবে, বিকল্প সরকার গড়ে তুলতে হবে, বিকল্প সরকার গড়ে তুলে সাধারণ মানুষের স্বার্থ রক্ষা করার চেষ্টা করতে হবে। যা আমরা করছেন না, যারা করছেন না, করতে পারেন না, আরেকরকম বোঝানোর চেষ্টা করছেন। সচেতন ভাবে লড়াইটা করতে হবে। খেলা নয়, মেলা নয়, অনেক হয়ে গেছে। এই সচেতন লড়াইয়ের অংশীদারত্ব আপনাদের দিতে হবে। কারণ আগামী দিন আরো জটিল হবে, আরো জটিল হবে। খেলুড় চলছে, টেলিভিশনের পর্দা খুললে পরে, টেলিভিশন খুললে পরে খেলুড় শোনা যায়। টেলিভিশনের সাংবাদিকদের দোষ আমি দিচ্ছি না, কিন্তু টেলিভিশন বলে শুধু আম্বানি আদানি টেলিভিশন, আম্বানি আদানি টেলিভিশনগুলোকে কক্ষিগত করেছে, সংবাদ মাধ্যমকে কক্ষিগত করেছে। তার বিরুদ্ধে লড়াই করতে হয়। যদি চা শ্রমিকদের পক্ষে লড়াই করতে হয়, যদি সাধারণ শ্রমিকদের পক্ষে লড়াই করতে হয়,